गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में DSSB वेटिंग लिस्ट और दोस्तों मेन लिस्ट में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट के बारे में कंप्लीट चर्चा की जाएगी। अतः जिन भी कैंडिडेट ने DSSB का एग्ज़ाम दिया है और दोस्तों जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, उन सभी कैंडिडेट को यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। दोस्तों DSSB मेन लिस्ट के साथ ही कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट DSSB रूल के अकॉर्डिंग 20% सीट्स पर जारी की गई है। दोस्तों जिन भी पोस्ट कोड के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं उनमें दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहती हैं। हालांकि दोस्तों DSSB ने रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर दिया है, जिसका खामियाजा वेटिंग वाले टॉप 20 से 30 कैंडिडेट को भुगतना पड़ा। दोस्तों ये टॉप 20 से 30 कैंडिडेट थे, दोस्तों ये मेन लिस्ट के हकदार थे। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के भी ई-डोजियर अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सेंड कर दिए गए हैं। दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को DSSB ऑफिस जाना चाहिए और अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों प्रॉपर वे में अधिकारियों से अगर आप बातचीत करोगे तो दोस्तों मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट के साथ ही आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। दोस्तों एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप दबाव बनाएंगे तो दोस्तों ये कार्य हो सकता है, जिसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस दोस्तों आपको जल्दी देखने को मिलेगी मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट के साथ ही। अगर दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो दोस्तों इनको ज़्यादा टाइम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को कम से कम 5 से 6 मंथ का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो DSSB ऑफिस जाएँ और एक प्रॉपर वे में अपनी बातचीत रखें, जिससे दोस्तों इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी DOE में सामूहिक रूप से करवाया जा सके। दोस्तों DSSB ने रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर दी, जिसका कारण वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को भुगतना पड़ा। दोस्तों DSSB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14/7 के अकॉर्डिंग अब डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखने को मिले हैं। दोस्तों रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर देने के कारण कैंडिडेट के अब रिकॉल नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट के रिकॉल नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं तो भी दोस्तों उन कैंडिडेट के रिजेक्शन नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। दोस्तों इससे पहले का ये रूल होता था, DSSB ई-डोजियर कट ऑफ जारी करने के बाद इन कैंडिडेट के रिकॉल नोटिस जारी करती थी, जिसमें दोस्तों फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी किया जाता था। फर्स्ट रिकॉल में अगर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी रहती थी तो दोस्तों उसे 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। अगर दोस्तों कैंडिडेट 10 डेज़ में अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी सबमिट नहीं करा पाता था तो दोस्तों फिर सेकंड रिकॉल नोटिस जारी किया जाता था, जिसमें दोस्तों 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था। अगर दोस्तों दोनों चांसेस में कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर नहीं कर पाता था तो दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था और फाइनल रिजल्ट के साथ ही कैंडिडेट की रिजेक्शन नोटिस भी जारी कर दिए जाते थे। रिजेक्शन नोटिस में दोस्तों जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती थी उन्हें आउट कर दिया जाता था और दोस्तों एक प्योर मेरिट लिस्ट जारी होती थी। लेकिन दोस्तों DSSB ने रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर देने के कारण अब दोस्तों डायरेक्ट इनके ई-डोजियर फिलअप करने के बाद फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों DSSB का PRT का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। 47/21 में PRT में जहाँ 157 मार्क्स इसके 2 गुना की कट ऑफ रही है, तो दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों भी इन कैंडिडेट के ई-डोजियर फिलफिल करवाए जाने के बाद रिकॉल नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे और दोस्तों टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग 31 अगस्त को इनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना तय है। दोस्तों हो सकता है इससे पहले भी इनका फाइनल रिजल्ट देखने को मिले। दोस्तों DSSB की रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर देने के कारण जो कैंडिडेट मेन लिस्ट के हकदार थे उन कैंडिडेट को वेटिंग में रहना पड़ा। दोस्तों अगर एक प्योर मेरिट लिस्ट जारी होती तो रिजेक्शन वाले कैंडिडेट को पहले ही बार कर दिया जाता और दोस्तों उनकी जगह वेटिंग वाले कैंडिडेट जो टॉप वेटिंग में थे वो दोस्तों मेन लिस्ट में सेलेक्ट होते। दोस्तों इसके लिए वेटिंग वाले कैंडिडेट को DSSB ऑफिस जाना चाहिए और दोस्तों अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों प्रॉपर वे में अगर आप बातचीत रखेंगे तो दोस्तों हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंबाइंड रूप से मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट के साथ करवा लिया जाए। हालांकि दोस्तों मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट को पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसके बाद दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकेगा। लेकिन दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होते हैं तो दोस्तों जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे उनके बाद उन कैंडिडेट को डायरेक्ट DOE में ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ होने से इन कैंडिडेट का अधिक टाइम वेस्ट नहीं हो सकेगा। दोस्तों रिजेक्शन नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। DOE द्वारा दोस्तों कंबाइंड या मास रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। दोस्तों त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों अब जो बाकी पोस्ट कोड हैं उनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों सामूहिक रूप से करवाए जाएंगे। दोस्तों मैथ मेल, मैथ फीमेल, ड्राइंग टीचर, संस्कृत फीमेल, हिंदी फीमेल इत्यादि पोस्ट कोड के भी कैंडिडेट के
ग्रुप वे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। दोस्तों इसके लिए त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक टीचर्स की टीम तैयार की गई है, जो कि दोस्तों सामूहिक रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा। दोस्तों डीओई द्वारा जब इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा, तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहेगी, उन कैंडिडेट को दोस्तों 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा। अगर दोस्तों 15 डेज़ में भी ये कैंडिडेट अपनी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों इन कैंडिडेट को एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट का रिजेक्शन होना तय है। और दोस्तों इसके बाद इन कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों प्रत्येक पोस्ट कोड की लगभग 50 से 60% वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। इसके आगे भी दोस्तों वेटिंग लिस्ट निकलवाई जा सकती है। अगर दोस्तों किसी पोस्ट कोड में ऑल वेटिंग क्लियर रहती है, जैसे दोस्तों नेचुरल साइंस मेल जिसका पोस्ट कोड 35/21 है, इसमें दोस्तों अगर वेटिंग लिस्ट ऑल क्लियर रहती है, तो भी दोस्तों इसके आगे की वेटिंग लिस्ट निकलवाई जा सकती है। दोस्तों इसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी क्लियर करने का DSSS द्वारा रूल डिसाइड किया गया है। वेटिंग लिस्ट दोस्तों विद इन 1 ईयर तक वैलिड रहती है। अगर दोस्तों 1 साल के अंदर वेटिंग लिस्ट क्लियर रह पाती है, तो दोस्तों इससे आगे की वेटिंग लिस्ट भी निकलवाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनका मेन लिस्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सभी कैंडिडेट को नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों DSSS भी TGT 2022 का एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट मंथ तक जारी कर देगा, जिसके बाद दोस्तों इन TGT पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि दोस्तों ये कैंडिडेट जो मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन नहीं ले पाए, उन कैंडिडेट को निरंतर रूप से मेहनत करनी है। और दोस्तों उन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस रहेगा, इससे वे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अधिक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे और दोस्तों अधिक क्वेश्चन सही करके 2022 की वैकेंसी में ज्वाइनिंग ले सकेंगे। इसलिए दोस्तों निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी कैंडिडेट को निरंतर रूप से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। इसके लिए दोस्तों आपको NCERT की बुक्स पढ़नी है। NCERT की बुक्स को, जैसा कि TGT 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें NCERT से अधिक क्वेश्चन आए थे, इसलिए दोस्तों आपको NCERT की बुक्स को प्रायोरिटी में रखना है। NCERT की बुक से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले, लाइन टू लाइन दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए DSSS भी TGT की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए NCERT की बुक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। दोस्तों NCERT बुक्स के अलावा भी आप अदर बुक्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग NCERT की बुक्स को अधिक प्रायोरिटी पर रखना है। और दोस्तों NCERT की बुक्स का गहन स्टडी करना है, जिससे दोस्तों आपको नेक्स्ट वैकेंसीज़ में एक सीट प्राप्त हो सके। इसके अलावा दोस्तों कुछ कैंडिडेट जिनकी वेटिंग लिस्ट ऑल क्लियर रहती है, तो दोस्तों इसके आगे की वेटिंग भी निकलवाई जा सकती है, जिसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते हैं। दोस्तों जो पिछली वैकेंसी थी उसमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक जारी किए जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आगे की वेटिंग लिस्ट भी निकलवाई जा सकती है। दोस्तों जनरल कैटेगरी के ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पर ही कैंडिडेट को जनरल में सेलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों कुछ कैंडिडेट का संस्कृत फीमेल में लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर ये कैंडिडेट जो SC ST OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाई कर लिए गए हैं, क्या दोस्तों वे कैंडिडेट फाइनल रूप में भी जनरल में सेलेक्ट हो पाएंगे? इसके लिए दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हैं, तभी दोस्तों उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों एज रिलैक्सेशन 40% मार्क्स इन ईच पेपर, CTET में दोस्तों 90 मार्क्स। दोस्तों ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने पर ही EWS OBC SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट को जनरल में क्वालिफाई कर लिया जाएगा। अगर दोस्तों इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को कैंडिडेट फुलफिल नहीं कर पाता है, तो दोस्तों उसकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी EWS SC ST OBC इत्यादि में ही काउंट किया जाएगा। दोस्तों जनरल की कैटेगरी जो ये मेरिट लिस्ट जारी की गई है, उसमें दोस्तों टॉप वाले कैंडिडेट को जनरल में काउंट कर लिया गया है। दोस्तों इसमें EWS SC ST और CTET के जो क्वालिफाई क्राइटेरिया हैं, उन सभी को देखते हुए मेन मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। दोस्तों जनरल में उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जो दोस्तों ये बताए गए क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी एक में भी रिलैक्सेशन लिया है, तो दोस्तों उसके स्वयं की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। इस कारण दोस्तों जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट अधिक क्लियर होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें से अगर दोस्तों कोई एक भी क्राइटेरिया कैंडिडेट फुलफिल नहीं कर पाता है, तो दोस्तों उसके खुद की कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों उसको जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जनरल कैटेगरी की सीट्स भी अधिक रहती हैं, तो दोस्तों नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की संख्या अधिक रहेगी। इस कारण दोस्तों जनरल कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट अधिक क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों जितने पोस्ट कोड हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनमें दोस्तों अगर जैसे मानो कि 500 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, तो दोस्तों उसका 20% के हिसाब से 100 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों इन 100 सीट्स में से 50 से 60% सीट्स आराम से क्लियर होगी। दोस्तों इनका वेटिंग लिस्ट में
निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों आगे के कैंडिडेट का भी सिलेक्शन रहने की संभावनाएं रहती हैं, बशर्ते कि दोस्तों अदर पोस्ट कोड में अगर कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं तो भी दोस्तों इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर रहने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों टीजीटी में जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं उन सबके भी चयन की संभावनाएं रहेंगी। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को DSSP ऑफिस जाना चाहिए और दोस्तों प्रॉपर वे में अपनी बातचीत रखनी चाहिए, जिससे दोस्तों इनका मास DV हो सके। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के साथ इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो दोस्तों इनको अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और दोस्तों इन कैंडिडेट का जल्द ही सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी जल्द ही क्लियर हो जाएगी और दोस्तों मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट को भी निरंतर रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि दोस्तों उनके एडोजर DO को सेंड कर दिए जाएँ और दोस्तों इनके मेमोरेंडम भी जल्द जारी कर दिए जाएँ। मेमोरेंडम जारी करने के साथ ही इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रुप में देखने को मिलेगा, जिसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट के मेडिकल का वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल में भी दोस्तों जो कैंडिडेट मेडिकल फिट रहते हैं उनको ही फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर दोस्तों मेडिकल में कुछ कैंडिडेट अनफिट रहते हैं तो दोस्तों उन्हें 1 मंथ का टाइमलाइन दिया जाता है। अगर दोस्तों 1 मंथ में भी कैंडिडेट अनफिट ही रहता है तब दोस्तों उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों मेडिकल में सभी कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई कैंडिडेट किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो दोस्तों उसका रिजेक्शन होना तय है। इसके अलावा दोस्तों सभी कैंडिडेट्स को बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों सभी कैंडिडेट ने मेहनत की है। इस कारण से दोस्तों उनका परिणाम उनको देखने को मिला है। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।